नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वृत्त के अंदर आपको यहाँ पर 3 त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी 3 त्रिभुज दिया है तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया 2 और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, इसे टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा। यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी दोस्तों 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए। तो इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद इसी 24 में दोस्तों अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो यानी कि 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। उसके बाद इस 30 में फिर हम 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 180। उसके बाद इस 180 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 186। अब दोस्तों इस बार हम करेंगे फिर 186 में 6 का गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों 186 में 6 से गुणा लगाएंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर 186 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारे पास 1116। यानी कि दोस्तों अगर हम 186 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1116। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 1116, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए। तो इसी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि गुणे और माइनस यानी कि गुणे और घटाव को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और भाग को यानी कि जोड़ और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन चिन्हों को बदलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 60। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस, तो प्लस के स्थान पर हम करेंगे भाग। तो यहाँ पर करेंगे भागे 2। उसके बाद यहाँ पर दिए माइनस, तो माइनस के स्थान पर गुणे और यहाँ पर 3। उसके बाद गुणे के स्थान पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस 4। उसके बाद यहाँ पर भाग, तो भाग के स्थान पर प्लस और प्लस में यहाँ पर 2। तो देखिए दोस्तों, अब इसे हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे 60 को तो यह जाएगा 30 बार में। उसके बाद इस 30 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 90 और 90 में माइनस 4 करेंगे। उसके बाद प्लस 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 86 और 86 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 88, यानी कि 88, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है
उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों पासे में से कोई 2 पासा उठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन तीनों पासों में से 2 पासा उठाते हैं। पहला यानी कि दोस्तों यहाँ पर दूसरा पासा उठाएंगे और तीसरा पासा। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे और तीसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों में देखेंगे कि कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी 4 दिया है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर 2, यानी कि 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक। तो यहाँ पर दोस्तों 6 के विपरीत होगा 2। तो यही 2 होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 2 होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है हमारे पास। एक निश्चित कूट भाषा में BANKER को 57 के रूप में कोडित किया जाता है और SPAN को 54 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में PRANK को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर BANKER को 57 किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर B का प्लेस वैल्यू होगा 2 और उसके बाद A का होगा 1। तो इसमें 2 में दोस्तों हम 1 करेंगे प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस करेंगे हम N का प्लेस वैल्यू। तो N का होगा 14, उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस और K का होगा 11 और यहाँ पर दोस्तों फिर प्लस E का होगा 5 और दोस्तों यहाँ पर फिर प्लस और R का होगा 18। अब देखिए दोस्तों, इसे हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पर हम इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल होगा हमारा 51। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल करने पर 51 प्राप्त हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है आगे 57, यानी कि यहाँ पर आगे दिया है 57। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 51 प्राप्त किए हैं और यहाँ पर लेटर देखेंगे तो लेटर की संख्या है टोटल 6। तो यहाँ पर हम 51 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 57, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा उसमें लेटर की संख्या जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा 57। तो वही नियम दोस्तों अब यहाँ पर हम PRANK में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर SPAN को टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर दोस्तों आएगा 50 और 50 में इस लेटर 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 54। उसी प्रकार से PRANK को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों इसका टोटल करेंगे तो इसका प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर P का होगा 16 और यहाँ पर करेंगे प्लस और R का होगा 18, उसके बाद फिर प्लस A का होगा 1, उसके बाद फिर प्लस N का होगा 14, तो यहाँ पर 14, उसके बाद फिर प्लस K का होगा 11। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 और 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 की 0 हासिल 2, उसके बाद 1 2 3 4, 4 2 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया हमारे पास 60। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल लेटर कितना है, यहाँ पर टोटल लेटर की संख्या है 5। तो यहाँ पर हम 60 में 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 5 65, यानी कि यहाँ पर दोस्तों होगा 65 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ण समूह से उसी प्रकार यानी कि उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा वर्ण समूह पहले वर्ण समूह से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न दिया, यानी कि लेटर एनालॉजी का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है CA और अनुपाते GH, उसके बाद फिर समानुपाते TK, उसके बाद अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों,
आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस सी ए का संबंध एच जी से किस प्रकार है, और वही सेम संबंध यहाँ पर हम टी के में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सी का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो सी का प्लस वैल्यू होगा 3 और ए का होगा 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनुपात, और जी का होगा 7 और एच का होगा 8। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद 1 में हम फिर 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम टी का प्लस वैल्यू कितना होगा 20, और 20 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। उसके प्रकार यानी कि उसके बाद के का होगा 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। तो यहाँ पर दोस्तों 24 होगा एक्स का प्लस वैल्यू, और 18 होगा आर का। तो यहाँ पर होगा एक्स और आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए, तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है पी क्यू की वाहन है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पी क्यू की वाहन है। तो यहाँ पर दोस्तों पी का जेंडर क्लियर है, तो पी होगा वृत्त में क्योंकि महिला है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आर पी का पिता है। तो यहाँ पर जो आर है पी का पिता है, तो यहाँ पर ऊपर होगा आर, और आर का भी जेंडर क्लियर है क्योंकि यह पिता है। तो यह होगा चतुर्भुज में, यानी कि पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज से। उसके बाद अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है और यस आर की माता है। तो यहाँ पर जो यस है आर की माता है, तो यहाँ पर यस होगा और ऊपर, और माता है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास यस दिया है और नीचे क्यू दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यस क्या लगेगा क्यू का। तो यहाँ पर दोस्तों यस जो क्यू का लगेगा वह होगा दादी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही दादी होगा राइट आंसर। ना तो दोस्तों पोती होगा, ना ही दादा होगा, ना ही माता होगा। तो यहाँ पर दादी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। और लीप वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। और 4 का विभाजकता का नियम क्या है दोस्तों? 4 की विभाजकता का नियम है आखिरी के 2 अंक अगर 4 से पूर्णतया कटेगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, यानी कि पहले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर दिया है 1354। तो यहाँ पर हम 54 को देखेंगे कि यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 54 हमारा 4 से नहीं कटेगा, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 1076। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 1076 हमारा 4 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस 76 को देखेंगे कि यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 से काटेंगे तो यह जाए कितनी बार, यह हमारा 4 से काटेंगे तो 4 1 के 4। तो यहाँ पर होगा 3, तो यह होगा 36, 4 9 36, यानी कि ऑप्शन बी हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यही दोस्तों होगा हमारा लीप वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा अधिवर्ष। तो यही होगा राइट आंसर। और दोस्तों सी और डी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यही होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास दिया है एक लड़का उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक लड़का उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर होगा उत्तर और यहाँ पर 19 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसका दायां होगा हमारा पूरब में, तो यहाँ पर चलेगा 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां होगा नीचे, यानी कि दक्षिण की तरफ, और यहाँ पर चलेगा या 7 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि और गंतव्य तक पहुँचता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह लड़का कितनी दूरी पूरा चला। तो यहाँ पर दोस्तों हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो
यहाँ पर होगा 25 और 25 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32, यानी कि लड़का पूरा 32 किलोमीटर चला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो इसी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति हैं तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे, वह फार्मूला होता है टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड से प्लस दाहिने साइड से, उसके बाद -1, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है इसलिए हम माइनस करेंगे 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम t बराबर लिखेंगे, l का मान लिखेंगे हम 27, उसके बाद यहाँ पर r का मान लिखेंगे 38 और -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 27 में 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 65 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 64, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ शहर कस्बे हैं, और दूसरा दिया यहाँ पर सभी कस्बे राज्य हैं, और तीसरा दिया है कुछ राज्य महाद्वीप है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे कुछ शहर कस्बे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ शहर को दर्शाएंगे यस से, और कुछ शहर कस्बे हैं तो कस्बे को दर्शाएंगे के से। उसके बाद फिर यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी कस्बे राज्य हैं, तो यहाँ पर कस्बा आएगा राज्य के अंदर और राज्य को दर्शाएंगे हम आर से। उसके बाद फिर यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिए कुछ राज्य महाद्वीप हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्य महाद्वीप हैं तो महाद्वीप को दर्शाएंगे एम से। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कुछ शहर राज्य हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शहर है दोस्तों यहाँ पर ऊपर, और राज्य इसमें कुछ हिस्सा राज्य का लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कुछ महाद्वीप कस्बे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों महाद्वीप यहाँ पर है और कस्बा यहाँ पर है, यानी कि इस फिगर में कस्बे और महाद्वीप का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है महिलाएं कॉमा प्रोफेसर कॉमा खिलाड़ी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले महिलाएं का व्यन आरेख बनाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बना लेते हैं महिलाएं का व्यन आरेख। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है प्रोफेसर, इस प्रोफेसर का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इस महिला से इसका कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ का, यानी कि कुछ का सिंबल यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोफेसर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है खिलाड़ी। अब यहाँ पर दोस्तों खिलाड़ी का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध प्रोफेसर से है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ महिलाएं प्रोफेसर होती हैं और कुछ महिलाएं खिलाड़ी भी होती हैं, और कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ प्रोफेसर महिलाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों हमारा इस प्रकार का व्यन आरेख, यानी कि इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी में हमारे पास इस तरह का आकृति दिया है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास, 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करेंगे इस 2022 में एक वर्ष माइनस, तो यहाँ पर होगा 2021। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2000 का कोड लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 0, उसके बाद यहाँ पर प्लस।
अब इस 21 में अगर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा हमारे पास 5। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब इस 21 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष फल आएगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद यहाँ पर अब हम चलेंगे 1 जनवरी 2022 तक। तो यहाँ पर दोस्तों जनवरी में सिर्फ एक दिन चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। और 6 हमारा किसका होता है दोस्तों, 6 होगा हमारा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर शनिवार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया थी, वो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, मानसी रोजाना घूमने के लिए एक पार्क में जाती है। एक सुबह उसने अपने घर से चलना प्रारंभ किया और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे मानसी अपने घर से उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चली, तो उत्तर होगा उसका ऊपर और यहाँ पर 40 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ी और 60 किलोमीटर चली, तो इसका दायां होगा पूरब में, तो यहाँ पर पूरब में वह चलेगी 60 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो फिर वह दाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर चली, तो यहाँ पर फिर दायां होगा उसका नीचे और यहाँ पर 40 किलोमीटर चली। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली, तो यहाँ पर अंत में वह बाएं मुड़ेगी, सॉरी दोस्तों इसका बायां होगा पूरब में, तो अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यह दूरी होगी 60 किलोमीटर और यहाँ पर 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल हो गया 90 किलोमीटर। तो वह अपने घर से 90 किलोमीटर दूर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आखिरी प्रश्न हमारे पास दिया है, ए बी सी डी और एफ एक वृत्त में खड़े हैं और वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख होकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे 6 व्यक्ति को जो कि वृत्त में खड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 6 व्यक्ति का स्थान फिक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पहले दिया है, यानी कि पहले लाइन में दिया है ई सी के निकटतम दाएं खड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे ई सी के निकटतम दाएं, तो यहाँ पर बनाएंगे हम सी को, और इसके दाएं कौन है, सी के दाएं ई खड़ा है। ई जो है सी के दाएं, यानी कि सी के निकटतम दाएं खड़ा है, तो यहाँ पर हो गया ई। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है डी सी के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। जो डी है वह सी के बाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। सी का बाएं किधर होगा, सी का बायां होगा घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन होगा, डी। 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिया है ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो यहाँ पर ए जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एफ कहाँ बनाएंगे कि उसका दायां दूसरे स्थान पर हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे एफ को, और एफ के दाएं ए खड़ा है जो कि दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया ए। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास बचा बी, तो यहाँ पर बनाएंगे हम बी को। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि डी के निकटतम दाएं कौन खड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर डी है और इसका दायां होगा यहाँ पर, यानी कि उसके निकटतम ए खड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों 4 नहीं है, यह हमारा ए होगा, तो यही ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के बस नहीं, धन्यवाद।